नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री निशित कुमार राणा जी। निशित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और आज 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 हमारा विश्लेषण का विषय है कि जिस प्रकार से बिहार में राहुल गांधी सुपर डुपर एक्टिव मोड में है और लगातार बिहार को केंद्र में रखकर उनकी जितनी भी रणनीतियां हैं वो बन रही है। क्योंकि बिहार में अक्टूबर और नवंबर महीने में चुनाव होना है। बिहार में एसआईआर भी चल रहा है। एसआईआर मतलब जो वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है उस पर भी काम चल रहा है, तो वह भी एक विवाद का विषय बन चुका है। साथ ही गठबंधन के अंदर जो महागठबंधन है बिहार में, जिसको आप इंडिया अलायंस कह लीजिए, वैसे इंडिया अलायंस के बहुत सारे सहयोगी कहते हैं कि इंडिया अलायंस का निर्माण केवल लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। लेकिन जो महागठबंधन में सहयोगी है उनके अंदर भी खटर पटर लगातार चलता आ रहा है। बिहार में देखेंगे तो दो भागों में कांग्रेस पार्टी के लोग बटे हुए दिखते हैं। क्योंकि आज हमारा जो विमर्श का मुद्दा है वो कांग्रेस पार्टी केंद्रित है। उसमें 3 सवाल हमारे सामने हैं निशित जी, और इसी के इर्द गिर्द हम आज इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। पहला है कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बड़ा कदम बिहार में उठाया, जस्ट दिल्ली गए, जो चक्का जाम हुआ था, उसके बाद दिल्ली जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई जाती है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जो बैठक होती है उसमें राहुल गांधी भी मौजूद होते हैं। जो कांग्रेस पार्टी के जो संगठन के महासचिव है के वेणुगोपाल, वो भी मौजूद होते हैं। बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू होते हैं। साथ ही जो बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष है राजेश राम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मदन मोहन झा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अखिलेश प्रसाद सिंह नेता विधायक दल जो बिहार विधानसभा में है, शकील अहमद खान, सबकी मौजूदगी में साथ ही एक और नाम होता है वहां पप्पू यादव। पप्पू यादव वैसे कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है, हो भी नहीं सकते, अन्यथा उनकी लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी। क्योंकि वो निर्दलीय सांसद है, दल बदल विरोधी कानून में आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी विगत के 2 महत्वपूर्ण बैठकों से पप्पू यादव को आमंत्रित करती रही है राहुल गांधी के स्पेशल इंटरवेंशन के बाद। आपको याद होगा अहमदाबाद गांधीनगर में जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें भी पप्पू यादव आमंत्रित थे, और दिल्ली में जो अभी बैठक हुई उसमें भी। और बैठक से निकलते ही पप्पू यादव का एक बड़ा बयान आता है कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं मानते, सीधा। और दूसरा वो नाम देते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अशोक राव या तारिक अनवर हो सकते हैं। तो इन 2 विषय पर हम चर्चा करेंगे। एक तो राहुल गांधी की भूमिका पर, और ये सब कुछ पप्पू यादव ने कहा राहुल गांधी से व्यक्तिगत मीटिंग होने के बाद, ये महत्व का विषय। तो राहुल गांधी ने एक कदम उठाया कि पप्पू यादव को आजादी दी है। पप्पू यादव अगर ये बात बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, तो अपने मन से नहीं बोल सकते। एक दूसरा, बिहार में 19 तारीख को कल ही कांग्रेस पार्टी रोजगार मेला लगा रही है, और बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात जो है रोजगार मेला में कांग्रेस पार्टी करने वाली है। साथ ही राहुल गांधी ने यह फैसला किया है कि इस रोजगार मेला को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी कन्हैया कुमार को दी गई है। चूंकि कन्हैया कुमार की पहचान एक छात्र नेता के रूप में रही है, और वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी का जो छात्र संगठन है एनएसयूआई, उसके वो प्रभारी है। तो हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि कन्हैया कुमार की जिम्मेवारी देने से बिहार में उसका क्या असर पड़ेगा, बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के जो ये फैसले हुए हैं उसका क्या असर पड़ेगा, और पप्पू यादव जिस प्रकार की बयानबाजियां कर रहे हैं उसका क्या असर होगा। प्राइमरी कमेंट आपका निशित जी इन 3 मुद्दों पर। जी प्रदीप जी, कांग्रेस इस बार बिहार पर अपना फोकस बनाए हुए है। कांग्रेस फिर से अपने आप को बेहतर स्थिति में लाने के लिए बिहार को एक प्रयोगशाला के रूप में देख रही है, और बिहार की राजनीति में कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह से खिसका हुआ है। तो पप्पू यादव को आगे करके या कन्हैया कुमार को आगे करके, चूंकि बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार वाला उस प्रकार का सशक्त नेता अब दिखाई नहीं पड़ रहा है।
और इसीलिए एक तो कवायद उन्होंने की कि दलित वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ जो है दलित को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया राजेश राम को। तो दलित वोट में सेंध मारने का वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और उस दिशा में उनका जो पिछला 5-6 दौरा हुआ आप देखे होंगे कि दलित के बीच ही उनका सारा कार्यक्रम केंद्रित रहा, चाहे दरभंगा का कार्यक्रम हो चाहे पटना का कार्यक्रम हो। तो दलित वोट को साधने का वो जी तोड़ प्रयास कर रहे, चूंकि कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक रहा है पहले से, उसमें दलित और अल्पसंख्यक इसका बड़ा योगदान है। तो अल्पसंख्यक वोट तो पूरी तरह से आरजेडी के साथ शिफ्ट कर गया, लेकिन अभी जो बिहार की राजनीति में झंझावात की स्थिति दिखाई पड़ रही है, मुसलमान भी सशंकित हैं, मुसलमान भी पूरी निष्ठा के साथ आज आरजेडी के साथ दिखाई नहीं पड़ रही। दूसरी बात, अब मुस्लिम वोटर में ये बात घर कर गई है कि राष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस की मजबूती आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प आरजेडी नहीं हो सकता, वो क्षेत्रीय दल है और इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला कर सकती है, उसका विकल्प बन सकती है। तो मुस्लिम का भी पिछले कुछ समय से मोहभंग आरजेडी से हुआ है, तो मुस्लिम वोट को अपनी ओर खींचना, और अगर आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक वोट तो उनके साथ जाएगा। और अब दलित वोट में सेंध मारने का उनका लगातार प्रयास चल रहा है, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग में जो सेंधमारी का, या फिर कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में कोई एक हॉलीवुड का जो एक रॉबिन हुड का जो एक छवि था पप्पू यादव का एक समय में, और अभी भी सीमांचल क्षेत्र में उनकी अपनी पकड़ है। आप देखे होंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े, कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है बड़ी जीत हासिल की, वहां से आरजेडी का जमानत भी जब्त हो गया। तो पप्पू यादव के माध्यम से एक्चुअली कांग्रेस जो है आरजेडी पर दबाव की राजनीति कर रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग की बात है। अब कांग्रेस को अगर ऐसा नहीं लगता, आपको ऐसा नहीं लगता कि तेजस्वी यादव ही पप्पू यादव को भी लगातार मजबूत करते जा रहे हैं? जिस प्रकार से पप्पू यादव को तेजस्वी यादव अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं और पप्पू यादव को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उसका लाभ पप्पू यादव को मिलता जा रहा है। निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है। एक समय में पप्पू यादव लालू जी के खासम खास थे। आपको ध्यान में होगा कि मधेपुरा क्षेत्र में, पूर्णिया क्षेत्र में, कोसी क्षेत्र में लालू यादव के असली वारिस के रूप में पप्पू यादव स्थापित थे। तो पप्पू यादव का स्थान एक समय लालू दरबार में एक तरह से कह सकते हैं कि उनका बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता था। लेकिन धीरे धीरे जब से तेजस्वी यादव के हाथ में आरजेडी का कमान गया है, तो तेजस्वी यादव पप्पू यादव को अपना प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं और इसलिए हमेशा कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब वो पप्पू यादव को गिराना चाहते हैं, पप्पू यादव को हाशिए पर लाना चाहते हैं। लेकिन उससे जो है एक तरह से पप्पू यादव को नई ऊर्जा और नई ताकत मिल जाती है, जैसा कि पिछले पूर्णिया में लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। तो इसलिए पप्पू यादव एक तरह से, अगर तेजस्वी यादव अगर 4 दिन कैंप नहीं किए होते पूर्णिया लोकसभा सीट पर बीमा भारती को जिताने के लिए और पप्पू यादव को हराने के लिए, तो पप्पू यादव की मार्जिन इतनी बड़ी नहीं होती। पप्पू यादव जीतते चुनाव, लेकिन इतनी बड़ी मार्जिन नहीं होती। क्योंकि मुझे याद है पूर्णिया लोकसभा चुनाव जब हो रहा था, उस दिन क्या स्थिति थी कि लोग गुस्से में थे। मतलब पप्पू यादव को वोट इसलिए दे रहे थे कि लोग लालू प्रसाद यादव पर गुस्सा दिखा रहे थे कि भाई मैंने लालू की पार्टी में केवल तेजस्वी नेता बनेगा क्या, दूसरा यादव को टिकट नहीं मिलेगा क्या? तो ये आक्रोश था वहां लोगों का, इस कारण से भी पप्पू यादव को फायदा मिला। और आज जब हम देख रहे हैं कि पप्पू यादव को राहुल गांधी के रथ से उतार दिया गया, तो लोग दोषी मान रहे थे तेजस्वी यादव को और उसका फायदा मिल रहा है पप्पू यादव को। पप्पू यादव का जब आंसू गिरता है आंख से, तो लोगों का सहानुभूति पप्पू यादव के साथ होता है।
निश्चित रूप से प्रदीप जी, पप्पू यादव जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अब माई समीकरण जो आरजेडी का था वो टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस विधानसभा चुनाव में। और निश्चित रूप से इस विधानसभा चुनाव में बड़ा अप्रत्याशित रिजल्ट हो सकता है। अभी जो आगे गठबंधन का क्या स्थिति रहता है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है कि माई समीकरण एकदम से 100% आरजेडी के साथ है, ऐसा नहीं कर सकते। आप कोसी बेल्ट में चले जाएं तो वहां पप्पू यादव का जनाधार है, वहां आरजेडी का वोट बैंक एक समय में लालू जी के कारण था, लेकिन आज वो यादव समूह में भी, यादव जाति में भी अब बहुत सारे लोग जागरूक हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं। उनको लगता है कि हाँ, आरजेडी में भी कोई दूसरा नेता को उभरने का मौका मिलना चाहिए। और पप्पू यादव जमीन के नेता है, उन्होंने काम करके दिखाया है, उन्होंने जन कल्याण में अपनी भागीदारी निभाई है, वो एक सशक्त दावेदार हैं। और इसलिए कोसी बेल्ट में, सीमांचल क्षेत्र में यादव जाति के लोग पप्पू यादव को अपना नेता मानते हैं, तेजस्वी यादव को नहीं मानते हैं। और इसलिए पप्पू यादव को पिछली बार जो रथ पर से उतारा गया तो पप्पू यादव मर्माहत हुए और उनके दिल पर जो चोट लगी। और इसलिए अभी जो कांग्रेस की बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर, उसमें पप्पू यादव को भी जगह दिया गया। और ये एक प्रकार से संकेत है कि कांग्रेस में पप्पू यादव का जो जगह है वो बिहार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक तरह से आरजेडी को, तेजस्वी यादव को ये मैसेज देने का काम किया गया है और सीट शेयरिंग में उसका लाभ उठाना चाहेगी कांग्रेस। एक और बात जो अभी आप बोल रहे थे निशित जी, कि माई समीकरण जो है सीमांचल में, कोसी प्रमंडल में, ये सब मिथिलांचल में प्राय टूटता है। टूटता क्यों है? टूटता है तेजस्वी यादव के अप्रोच के कारण। विगत दिनों जो आरजेडी ने गलतियां की, जिस प्रकार से उम्मीदवारों का चयन, कि यादव जाति को ज्यादा उम्मीदवार बनाना, मुसलमानों को नहीं बनाना, मुसलमानों को बनाना भी तो ऐसी सीट पे बनाना जहां पर वो जीत नहीं सके, या फिर यादव जाति को मतलब कई जगह मुसलमान जहां जहां आरजेडी के उम्मीदवार हुए तो यादव जाति का वोट नहीं मिला। तो ये माय जो टूटा है मिथिलांचल में, कोसी में, सीमांचल में, ये इस एरिया में, तो उसमें लोगों का ये मानना है कि पप्पू यादव वो चेहरा है जो दोनों को फिर से वापस ला सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। मुसलमान को भी, यादव को भी एक साथ एक मंच पर लाने वाला चेहरा अगर कोई हो सकता है, तेजस्वी यादव के बदले तो पप्पू यादव हो सकते हैं, नंबर एक। नंबर टू कन्हैया कुमार की भी स्थिति तो वही है जो पप्पू यादव की स्थिति है। तेजस्वी यादव को डर लगता है कि अगर कन्हैया कुमार भी बिहार की राजनीति में स्थापित हो गए तो फिर जो मुसलमानों का वोट है वो कन्हैया कुमार की तरफ शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि कन्हैया कुमार की जो छवि रही है कि वो प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को जिस भाषा में जवाब देते हैं, उस भाषा में वो भाषा जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं के अंदर जो भावना है उस भावना के नजदीक खींचती है कन्हैया कुमार को। तो ये डर तेजस्वी यादव को है। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से प्रदीप जी, कन्हैया कुमार का भी अल्पसंख्यकों का आकर्षण कन्हैया कुमार के प्रति भी है। उनका पूरा जो जेएनयू का और आंदोलन का घटनाक्रम आप देखेंगे तो कन्हैया कुमार पर देशद्रोह तक का आरोप लगा। और उनको वहां पर कन्हैया कुमार ने जेएनयू में, उस समय वो वामपंथी छात्र संघ की ओर से वो नेतृत्व कर रहे थे, वहां के जेएनयू के अध्यक्ष थे। लेकिन एक बात तो है कि कन्हैया कुमार युवा हैं, ऊर्जावान हैं, संघर्षशील हैं और कुछ कर गुजरने की उसमें एक मादा दिखाई पड़ता है। उसमें उनके भाषा शैली में, उनके जो विचार हैं उसमें युवाओं के प्रति एक गजब का आकर्षण है। युवाओं को वो अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। शिक्षा और रोजगार के सवाल पर उनका जो भाषण होता है वो युवाओं को उत्साहित करता है। दूसरी बात क्या है कि जेएनयू में जो उनका क्रियाकलाप रहा, तो वो मीटिंग याद होगा आपको जिसमें दीपिका पादुकोण अभिनेत्री गई थी और बड़ा विवादित वो मीटिंग हुआ था, जो सांसद पर हमला हुआ था और उसमें जो कसाब को फांसी दिया गया था और उसके सहानुभूति में वो मीटिंग हुआ था और उसके कारण उमर खालिद जो है नाम उभरा था। तो ये कन्हैया कुमार और उमर खालिद की जोड़ी, जिनको की एक तरह से जो है कोर्ट में घसीटा गया था, पूरे देश और दुनिया में उसकी चर्चा हुई थी। तो
तो मुस्लिम वोटर कन्हैया कुमार को अपना मानता है और मुस्लिम वोटर अल्पसंख्यक वोट कन्हैया कुमार के आने से कांग्रेस में थोड़ा कांग्रेस के प्रति मुस्लिम का झुकाव निश्चित रूप से बढ़ेगा। दूसरी बात है कि कन्हैया स्वर्ण जाति से आते हैं तो स्वर्ण वोट बैंक का भी उनको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस अभी बिहार में और युवा शक्ति को गोलबंद करने के लिए कन्हैया कुमार को आगे करना चाहती है और माई समीकरण में सेंध लगाने के लिए पप्पू यादव को आगे करके और गेम खेलना चाहती है। और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, बिहार के सह प्रभारी जो है वो पासी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का जो रणनीति है वो दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के वोट को खींचने का है। अब इसमें वो कहां तक सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, महागठबंधन में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, लेकिन कन्हैया और पप्पू यादव के माध्यम से कांग्रेस अपना वजूद पाना चाहती है। बिहार में एक नए प्रकार का समीकरण वो साधना चाहती है और आरजेडी पर भी जो है अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। चलिए एक फाइनल कमेंट लेते हैं निशित जी आपसे कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पप्पू यादव से यह कहलवाया है, मैं ये इंटेंशनली कह रहा हूं, कहलवाया है बहुत सोच विचार के बाद, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि ये पप्पू यादव का ये बयान आया है तब जब राहुल गांधी के घर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से वो राहुल गांधी से मिल के निकल रहे थे, उसके बाद कि बिहार में कांग्रेस पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार राम और तारिक अनवर है। आप इसमें क्या देखते हैं? चूंकि अशोक कुमार राम पूर्व केंद्रीय मंत्री बालेश्वर राम के पुत्र हैं, बिहार में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं अशोक कुमार राम, और तारिक अनवर पता है मुस्लिम समाज के सबसे बड़े नेता बिहार में, अगर सबसे पुराना अगर कोई पार्लियामेंटेरियन है बिहार में, अगर सबसे वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन है तो वो तारिक अनवर है। किस रूप में देख रहे हैं इसको? किस तरह से पप्पू यादव इन दोनों का नाम दिया गया है? देखिए प्रदीप जी, ये तो मात्र शिगुफा है। कांग्रेस भी जानती है कि ना उसकी सरकार बनने जा रही है और महागठबंधन के साथ मिलकर के अगर राजनीति करनी है तो मुख्यमंत्री के दावेदार तो आरजेडी के ही होंगे। लेकिन दलित वोट बैंक को साधने के लिए एक समय था जब बिहार से कांग्रेस में बड़े बड़े दलित नेता हुआ करते थे, बाबू जगजीवन राम थे, उनकी पुत्री मीरा कुमार थी, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं। अभी दलित प्रदेश अध्यक्ष को इसीलिए बनाया गया है और दलित मुख्यमंत्री का नाम आगे करके वो दलित वोट बैंक को अपने ओर खींचना चाहती है और दूसरी कोई कवायद नहीं है। वो सीट शेयरिंग फार्मूला में आरजेडी पर अपना दबाव बनाना चाहती है। दबाव की राजनीति के तहत वो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अभी घोषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंतोगत्वा आरजेडी का ही मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव निश्चित रूप से जो है मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। केवल ये सीट शेयरिंग का मामला है आरजेडी पर अपना दबाव बनाने के लिए और दलित वोट बैंक को साधने के लिए दलित मुख्यमंत्री का नाम कांग्रेस आगे कर रही है। इसके अलावा दूसरी कोई कवायद मेरे नजर में नहीं आती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निशित जी। इस मुद्दे पर लगता है जितने भी दर्शक जुड़े हुए होंगे, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इन तीनों सवालों का जवाब अच्छे तरीके से मिला होगा। फिर हम आगे अगले अंक में किसी अन्य मुद्दे पर आपके समक्ष रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।